Hello everyone. सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेशन के लिए। तो आज के सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज के सेशन में ज़्यादातर हम फिनेंस बेस्ड आरसीज करेंगे, पॉलिसीज बेस्ड आरसीज करेंगे। तो एक्साइटेड? एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्या सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विजिबल है सभी को? चलिए, क्या मैं कह सकती हूँ लॉन्ग आरसी है? तो जब भी आपको लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चंस को रीड करना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने रीड किया। क्या कीवर्ड समझ में आया सभी को? व्हाट इज द कीवर्ड? तो हमको जो यहाँ पे कीवर्ड समझ में आया वो आया बैड बैंक। तो हमने इस कीवर्ड को मार्क कर लिया। कीवर्ड वाज बैड बैंक। चलो अगला क्वेश्चन, क्या कीवर्ड समझ आया? बैंक्स, लेंडिंग, डिफॉल्टर्स। ये हमें कीवर्ड समझ में आए। मतलब कीवर्ड होता क्या है? देखो बेसिकली कीवर्ड होता है कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आपको पैसेज में कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका कीवर्ड हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी बैंक्स को? तो कीवर्ड यहाँ पे क्या हो गया? हाउ विल गवर्नमेंट हेल्प द बैंक्स। अगला ट्रू बताने हैं न्यू बैड बैंक को लेके। तो न्यू बैड बैंक फॉर्मेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया? इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया न्यू बैड बैंक का फॉर्मेशन। नेक्स्ट, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं जो अपनी जगह पे गलत है। तो एक तरीके से ये किसका क्वेश्चन है? ये आपका वर्ड स्वैप का क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। वर्ड स्वैप का क्वेश्चन है तो आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। कोशिश करो, आराम से कर पाओगे। सिंस क्विक क्रेडिट फ्लो इज अ की टू, ये चाबी है किस चीज की? कि हमें जल्दी से जल्दी इनहैंस में ज्यादा जल्दी से जल्दी रिकवरी करनी है कोविड से। तो एक तो हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्विक आएगा, क्विक रिकवरी फ्रॉम कोविड। तो कोविड से जल्दी रिकवरी का क्या है? इनहैंस्ड क्रेडिट फ्लो मीन्स खूब सारा पैसा क्या करो? लोगों तक पहुंचा दो। अ स्प्रिंग क्लीनिंग ऑफ बैंक बैलेंस शीट्स, तो एक ओवरऑल जो क्लीनिंग चल रही है बैंक बैलेंस शीट्स की इज इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में है, मतलब ये चल रही है। तो सी और डी तो अपनी जगह सही लग रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ए और बी ही इंटरचेंज हुए। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए एंड बी। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मैनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकैबलरी का क्वेश्चन हो गया, कोई वर्ड स्वैप का क्वेश्चन आया है, कोई एरर का क्वेश्चन आया है, उसको साथ के साथ करते हुए चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को साथ के साथ करो और आंसर बताओ। नज वर्ड का एंटोनिम बताना। नज का मतलब क्या होता है? आपको किसी चीज के लिए लगातार कोई नज कर रहा है, यार ऐसा कर लो ना, ऐसा कर लो ना, कर लो ना। तो गवर्नमेंट जो है बैंक्स को नज कर रही है कि आप NARCL को प्रमोट करो, जिससे कि उनके कुछ बैड लोन्स खत्म हो जाए। तो एंटोनिम क्या हो गया? नज करना मीन्स
पुश करना, पोक करना, एनकरेज करना, ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग होता है कि आप सामने वाले को क्या कह रहे हो कि भाई इस काम को कर लो ना। एंटोनिम कौन सा हो गया, डिसुएड करना। डिसुएड करना क्या हो गया, मीन्स डिस्करेज करना, कि आप किसी को क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। वीडल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये भी एंड ये एंटोनिम तो नहीं है। तो आंसर इज अगेन सी। कोई परेशानी? चलो अगला, अब आ जाते हैं पैसेज पे। लेट्स मूव टू द पैसेज। लॉन्ग पैसेज है तो हम क्या करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे, हम स्किमिंग करेंगे। सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। स्किम द पैसेज, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्किमिंग करेंगे सभी लोग, और मुझे ओवरऑल मेन आइडिया बताएं। लास्ट 5 सेकेंड्स। चल, टाइम इज ओवर। देखते हैं आपका मेन आइडिया हमारा मेन आइडिया मैच किया नहीं किया। देखो स्किमिंग कैसे करी। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इतना पैसा दिया जाएगा बैड बैंक को, इसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं। फिनेंस मिनिस्टर ने बोला सरकार जो है एक कंपनी बनाएगी इसके अगेंस्ट। इस चीज का आप क्या समझोगे, जब आप अपना घर क्लीन करते हो तो क्या आप सारा का सारा सामान एक स्टोर रूम में फेंक देते हो जिससे कि बाकी रूम्स अच्छे लगे। बैड बैंक आइडिया वैसा ही है। एक बैंक में बहुत सारे लोन्स आ गए हैं, बोरोअर्स जिससे पेमेंट्स कर ले रहे हैं, तो अब बैंक क्या कह रही है कि सारी बैंक्स के लोन्स उठाओ और सब कुछ एक बैड बैंक में डाल दो जिससे कि सारी बैंक साफ हो जाए। तो ऑथर ने कितनी अच्छी बात बोली। पूरा घर क्लीन करना है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, घर को साफ करने के लिए सारे रूमों का कूड़ा उठाते हैं और एक स्टोर रूम में जाके बंद कर देते हैं। तो यही बैड बैंक का भी कॉन्सेप्ट है कि सारी बैंक्स का लोन उठाओ और उस सबको बंद करके डाल दो बैड बैंक पे। गवर्नमेंट अब इस आइडिया को इंटरेस्टेड है, इस आइडिया को करने में। बहुत सारी बैंक्स हैं इन पे इतने सारे खराब बैड लोन्स चल रहे हैं। बैड लोन्स का मतलब क्या होता है, वो लोन्स जो बैंक ने दिए थे बट अब वापस पेमेंट नहीं आ रहा, उनको बोलते हैं बैड लोन्स। और अब और भी प्रॉब्लम हो रही है कोविड की वजह से। बैड बैंक जो है 2 लाख करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ले लेगी, मतलब डोमेस्टिक बैंक से 2 लाख करोड़ रुपए के जो उनके बैड लोन्स हैं वो अब बैड बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसको जुलाई में बनाया गया था, इसको इस कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी बैंक्स हैं वो 51% ओन कर रही हैं इसका, और बाकी एंटिटीज बाकी को ओन कर रही हैं। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया सिर्फ एक ही था, ये क्या था कि सरकार ने बैड बैंक बनाई। सरकार ने बैड बैंक क्यों बनाई, कि बाकी जितनी भी बैंक्स हैं उनका जितना भी बैड लोन्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उन सबको उठाओ और इस बैड बैंक के अंदर डाल दो, जिससे कि ये सारी की सारी बैंक्स कैसी लगे, साफ लगे। ये सारे की सारी बैंक्स लगे कि इनके अंदर कोई बैड लोन है ही नहीं। दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों को समझ में आया? शोविंग दीज लोन्स ऑन का मतलब क्या है, उठा के फेंक दो बैड बैंक में। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे फिर से। 1 minute with all and your time starts now.
35 सेकेंड्स हो चुके हैं। चलिए, टाइम इज अप। देखते हैं कि आपका मेन आइडिया हमारा मेन आइडिया मैच किया नहीं किया। इंडियन बैंक्स के पास इतना सारा लोन था, इतनी सारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी, मार्च 2021 में बैड लोन था इतना सारा। कोविड की वजह से भी बहुत सारे लोगों ने अपना कर्जा वापस नहीं चुकाया, मार्च 2020 तक इतना हो गया। बैंक्स जब डील कर रही है तो क्या होता है, उनकी जो वित्त होती है वो टाइड अप हो जाती है, मतलब वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती। फिर लोन्स देना कम कर देती हैं, धीरे हो जाती है स्पीड। तो पैसा आना ज़रूरी है कोविड से बाहर निकलने के लिए, इसलिए बैलेंस शीट्स को क्लीन करना था। इन्होंने बोला कि हम 2 लाख करोड़ जो है बैड लोन को ले लेंगे, जिसकी वजह से बैंक्स का बैड लोन कम हो जाएगा। सेल के बाद बैंक्स जो है रिकवरीज करेंगी रीसेंट लोन्स की और लेंड करेंगी, इंस्टेड ऑफ पुराने डिफॉल्टर्स को के पीछे पड़ने से पहले। तो अब जिन लोगों ने पहले से डिफॉल्ट किया हुआ है उन सबको तो बैड बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो नए होंगे लोन्स, जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, या फिर नए लोन्स देने पे ही बैंक सब काम करेंगे। इसके पास बहुत सारे बैड लोन्स आ जाएंगे, तो इसके पास ज़्यादा पावर होगी इंडिविजुअल बैंक से कंपैरिजन में कि ये रिकवरी कर पाए। तो अगर ये जो NARCL है कुछ रिकवर कर पाता है बैड लोन से, तो बैंक जिसने उसे दिया था उसको एक बूस्ट मिलेगा। NARCL जो है वही लोन्स लेगा जो पूरी तरीके से दिए गए थे, 80 to 90% कट पे लेगा। इसको जो है तुरंत की तुरंत वो कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक क्रोनिक मीन्स लंबे टाइम से। तो बेसिकली मेन आइडिया फिर से वही था कि ये बैड बैंक क्यों बनाया गया। तो बैड बैंक इसलिए बनाया गया कि अगर इंडिविजुअल बैंक यही काम करती रहेगी कि जितने लोगों ने लोन रीपे नहीं किया है उन्हीं लोगों के पीछे पड़ी रहेगी, तो बाकी का काम कैसे करेगी। तो इसीलिए क्या सोचा गया कि जिन लोगों ने पुराने जो लोन्स लिए हुए हैं पेमेंट नहीं कर रहे हैं उन सबको एक जगह कर दो और बैंक्स आगे के काम पे फोकस कर पाए। तो इसीलिए बैंक्स अपने काम पे फोकस कर पाए, इसलिए बैड बैंक बनाएगी। दूसरा रीजन क्या था बैड बैंक को बनाने का, कि भाई एक बैंक को रिकवरी करना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाई जाए, एक बैड बैंक बनाई जाए जिसका काम ही रिकवरी करने का हो, तो रिकवरी अच्छे से हो जाएगी। फिर ऑथर ने क्या बोला, अगर रिकवरी होती है तो अच्छी चीज है। तो ये सारी की बातें इस पैसेज में बोली गई। कोई परेशानी, ये हेयर कट नहीं है, ऐसे कट पे है, मतलब बैड बैंक जो है नॉर्मल बैंक से उस लोन को बहुत आसानी से खरीद लेगी। तो 80 to 90% का उसे कट मिल जाएगा खरीदते समय, और तुरंत की तुरंत उसको सारा कैश भी नहीं देना। तो सारा का सारा पैसा बैड बैंक में बड़ी इजीली चला जाएगा। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग, 1 मिनट का टाइम है सभी के पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्लाउड मीन्स पावर, पोक आउट का मीनिंग होता है प्रोवाइड करना। जो बच्चे वोकैबुलरी पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब उनको स्किमिंग नहीं आ रही। जो बच्चे एक एक वर्ड पे अगर अटक रहे हो आप लोग, तो इसका मतलब आप स्किमिंग नहीं कर पा रहे, आप फिर से रीडिंग कर रहे हो। ऐसे कैसे सीखोगे स्किमिंग को। देखो, सबसे पहले मैं आपको स्किमिंग का मीनिंग समझाती हूँ। स्किमिंग का मीनिंग होता है, सबसे पहले तो इस बात को समझो, ये फिलर का क्वेश्चन या क्रॉस टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या पता समझना होता है, हमें ओवरऑल मीनिंग समझना।
आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए ओवरऑल 5 से 7 मिनट का टाइम होता है। इस बात को समझना, अगर आप लोग इस पैसेज को रीड करोगे, हर एक वर्ड को पढ़ोगे, तो आपको सिर्फ रीडिंग रीडिंग में ही 10 मिनट निकल जाएंगे। तो आप पैसेज कैसे करोगे सॉल्व? अगर आप इस पैसेज को रीड करोगे, हर एक वर्ड को पढ़ोगे, हर एक वर्ड का मीनिंग समझोगे, तो आपको रीडिंग रीडिंग में ही 10 से 12 मिनट निकल जाएंगे, पेपर का टाइम अप हो जाएगा और आप पैसेज के क्वेश्चंस तक भी नहीं जा पाओगे। क्वेश्चंस तक तो क्या, पैसेज ही पूरा नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए आपको स्किमिंग सिखाई जाती है कि पैसेज में क्या करना होता है। स्किमिंग, स्किमिंग का मतलब है मुझे नहीं समझ आया पैसेज क्या कह रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा पैसेज में क्या बात हो रही है, लेकिन मुझे पैसेज का मेन आइडिया समझ में आ रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है पैसेज में क्या बात हो रही है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है इस पैसेज का मेन आइडिया, जो कि ये है कि एक बैड बैंक बनाई जा रही है। जितनी भी बैंक्स होंगी, उनका जितना भी बैड लोन होगा, मतलब वो लोन होगा जो वापस नहीं आ रहा है जिसके पैसे, वो सारे के सारे लोन इस बैड बैंक को दे दिए जाए। सिर्फ एक ये मेन आइडिया समझना था यहां तक। इतना आपको मेन आइडिया समझ में आ गया, मतलब आपकी स्किमिंग हो गई। इसको बोलते हैं स्किमिंग करना। सिर्फ ओवरऑल समझना कि ओवरऑल पैसेज किस टॉपिक को लेके है और क्या बात कर। चलो अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज पूछती हूँ। अगर आप मान लो आपको फोर्क आउट वर्ड का मीनिंग नहीं पता, आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो क्या उससे कोई सेंटेंस का मीनिंग में डिफरेंस, इस सेंटेंस का मीनिंग हो सकता है आपको ना समझ में, लेकिन क्या इससे पैसेज के मेन आइडिया पे कोई डिफरेंस पड़ा? आपको मान लो फुली प्रोविजन लोन्स का मीनिंग नहीं पता, क्या इससे इस पैसेज के मेन आइडिया पे कोई डिफरेंस पड़ा? मान लो आपको ग्रॉस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, क्या इससे इस पैसेज के मेन आइडिया पे कोई डिफरेंस पड़ा? नहीं। पैसेज के मेन आइडिया एक वर्ड से या एक लाइन से नहीं होता है। अगर आप पूरे पैसेज को स्किम करते समय उसका 20% भी पढ़ लोगे तो भी आपको मेन आइडिया पता लग जाए, और इसी प्रैक्टिस को बोलते हैं स्किमिंग की प्रैक्टिस। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एग्जामिनेशन में अगर लॉन्ग आरसी आया है, तो आप रीडिंग अगर करोगे तो कभी उस आरसी को पेपर में नहीं कर पाओगे। लॉन्ग आरसी हमेशा और हमेशा स्किमिंग से ही होता है। क्लियर? चलो अब इसको देखते हैं कैसे स्किमिंग करी। 15% वैल्यू दे देंगे, जो बैड बैंक है वो बैंक को 15% तो लोन की वैल्यू दे देगी, और फिर उसको तब तब देगी जब जब रिकवरी होगी। गवर्नमेंट ने ऑफर किया है कि जितनी भी अब शॉर्टफॉल्स होंगे, रिकवरी होगी, उसका सम इतना होगा। इससे क्या होगा, और भी ज्यादा वैल्यूएबल्स हो जाएंगी बैंक्स को होल्ड करना, और उन्हें कैश भी मिल जाएगा। तो एक सिक्योरिटी रिसिप्ट दी जाएगी, मतलब बैड बैंक को लोन दिया जाएगा, बैंक को दी जाएगी एक सिक्योरिटी रिसिप्ट दी जाएगी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डायरेक्ट कैपिटल डालने से अच्छा है, सरकार ने क्या सोचा कि बैंक्स को हम पुश करें कि वो इस बैड बैंक को प्रमोट करें, जिससे कि उनके बैड लोन्स खत्म हो, और NARCL जो बैड बैंक है उसको भी कुछ पैसा मिले अपना पाथ को अच्छा करने के लिए। फिनेंसेस जो है वो अच्छे लगेंगे इस क्लीन अप के बाद, क्लीन हो जाएंगे तो बाकी बैंक्स का फिनेंस या उनकी बैलेंस शीट अच्छी लगेगी। ये जो रेशियोज हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, जो अभी रिसेंटली क्या हो रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये ठीक हो जाएंगे अगर वो अपने बैड लोन्स ट्रांसफर कर देंगे, पैसा आ जाएगा तो इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा। सरकार डायरेक्टली टैक्स पेयर का मनी स्पेंड नहीं कर रही है, बैंक्स में डाल देगी। तो कितनी अच्छी चीज बोली कि अब बैंक्स को डायरेक्ट, इस पूरे पैसेज का सिर्फ एक मेन आइडिया था, वो क्या था कि बैंक्स को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रही सरकार। सरकार बैंक्स को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रही, अब सरकार एक बैड बैंक बना रही है जिसको सरकार, जिसमें मनी इन्फ्यूज कर रही है, और ये बैड बैंक क्या करेगी, इन सारी बैंक्स के बैड लोन्स ले लेगी। तो इससे फायदा क्या होगा, बैंक का भी फायदा हुआ, उसके बैड लोन्स खत्म हो गए, बैड बैंक को पैसा मिला सरकार से तो ये भी अच्छे से ऑपरेशनलाइज हो पाएगी, और पब्लिक का जो पैसा है वो भी गलत जगह है, वो भी ऐसी जगह नहीं गया जहां पे ऐसा लगे कि वेस्ट हो रहा है। पब्लिक का पैसा भी डायरेक्टली बैंक्स को नहीं गया।
सिर्फ इतना सा मेन आइडिया था। चलो बता दो। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। बैड बैंक को क्यों बनाया गया? अब देखना क्या स्किमिंग से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट्स सी। बैड बैंक को इसलिए बनाया गया कि बैंक्स की बैलेंस शीट साफ हो जाए, जितना भी उनके ऊपर बैड लोन है वो खत्म हो जाए, इसलिए बैड बैंक को बनाया गया। तो बढ़ता हुआ जो बैड डेट है बैंकिंग सेक्टर में उसकी प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये कॉरपोरेट आइडेंटिटी है जो इलिक्विड और रिस्की एसेट्स को दूर कर देगी। एलिनिएट का मतलब होता है दूर कर देगी, नहीं। इसको बनाया गया है कि बैंक्स की बैलेंस शीट साफ हो जाए, उनके जो बैड लोन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाए, जिससे कि बैंक फोकस कर सके। आंसर इज बोथ ए एंड सी। कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि बैंक्स लेंडिंग करें, डिफॉल्टर के पीछे ना पड़े? मतलब ये कोई बैंक है, मान लो ये एसबीआई है, इसने लोन दिया कुछ लोगों को, वो लोग लोन वापस नहीं कर रहे, अमाउंट पैसा वापस नहीं कर रहे, तो ऑथर क्या कह रहे हैं, एसबीआई का काम इनके पीछे पड़े रहना नहीं है कि पैसा दे दो पैसा दे दो। एसबीआई के और भी काम है। एसबीआई का काम क्या है कि वो और लोन्स दे, अपने ऑपरेशंस करे। इनके पीछे कब तक पड़ी रहेगी एसबीआई? तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है? बैड लोन्स की सेल से बैंक्स को हेल्प मिलेगी रिकवर करने में कुछ पैसा जो उन्होंने लेंड किया था? नहीं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग तो ये है कि भाई अगर जिसने लोन वापस नहीं किया उसके पीछे ही पड़ी रहेगी एसबीआई, तो अपना बाकी का काम कब करेगी? इस लाइन का मीनिंग क्या था कि जिसने लोन पे नहीं किया, अगर बैंक उसी के पीछे पड़ी रहेगी तो अपना बाकी का काम कब करेगी? ये मीनिंग था इस लाइन का। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो ऐसा ही मीनिंग दे रहा है या इसी बात को स्ट्रांग बना रहा है? अगर बैंक जो है बैड लोन से ही डील करती रहेगी तो उसकी जो कैपिटल है, उसका जो मैनेजमेंट है, वो सब रुक जाएगा और पूरा का पूरा उसका जो लोन देने का प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मैच हो गया कि अगर बैंक बैड लोन से ही डील करती रहेगी, डिफॉल्टर के ही पीछे पड़ी रहेगी, तो उसका पैसा, उसका मैनेजमेंट सब का सब क्लॉग हो जाएगा। क्लॉग मीन्स रुक जाएगा और किसी पे काम पे फोकस ही नहीं कर पाएगा, और इसकी वजह से जो उसका मेन प्रोसेस है वो रुक जाएगा। चलो, बैंक्स स्किल्ड होती है लेंडिंग में लेकिन रिकवरी में स्किल्ड नहीं होती, बैड लोन्स को वापस लाने में स्किल्ड नहीं होती, ये तो नहीं था इस लाइन का मीनिंग। बैंक्स जो है अपनी बैलेंस शीट को साफ कर देती हैं बैड लोन्स को ट्रांसफर करके और फोकस करती हैं लेंडिंग एक्टिविटीज में, ये तो बिल्कुल क्या कर रहा है, ये भी इस चीज का जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक्स क्या करेंगी कब अपना मेन काम, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि बैंक्स जो है फोकस कर रही है लैंडिंग एक्टिविटीज में, तो यहाँ पे तो एक तरीके से ऑपोजिट ही लिखा हुआ है। इस लाइन को हमें जस्टिफाई करना था। हमें क्या करना था? इस लाइन को जस्टिफाई करना था। और लाइन क्या थी कि बैंक्स लेंडिंग करें, डिफॉल्टर्स के पीछे ना पड़े। एक सेकेंड, डी भी लग रहा है आंसर। हाँ, क्योंकि बैंक्स जो है बैलेंस शीट्स क्लियर कर ले, बैड लोन्स को ट्रांसफर कर दे और लेंडिंग एक्टिविटीज पे फोकस करें, यही लिखा हुआ है कि वो लेंडिंग पर फोकस करे, डिफॉल्टर्स के पीछे ना पड़े। तो बी और डी मैच कर रहे हैं। अब मैं ये आइडेंटिफाई करना है कि बी और डी में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो फिर से हमें बी को पढ़ना पड़ेगा। अगर बैंक्स बैड लोन से डील करेंगी तो उनका जो कैपिटल है और उनका जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है वो रुक जाएगी और वो लेंडिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। स्ट्रांग बना रहा है इसको, इसलिए वो लेंडिंग करें, वो डिफॉल्टर्स के पीछे ना पड़े। बैंक्स अपनी बैलेंस शीट्स को क्लियर करें, क्लियर करती हैं बैड लोन्स के ऊपर ट्रांसफर करके, बैड लोन्स को ट्रांसफर करके और लेंडिंग एक्टिविटीज पर फोकस करके। डी इज नॉट द आंसर। कॉन्टेक्स्ट मैच हो रहा है, सारी चीजें मैच हो रही है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को समझना। हाँ, बैंक से उम्मीद है, ये बैंक से उम्मीद है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक्स ऐसा करती है। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपसे उम्मीद है
कि आप जो है एग्जाम क्लियर कर लोगे, यू आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द एग्जाम। तो क्या इसका ये आंसर हो सकता है, यू क्लियर द एग्जाम? बाय वर्किंग हार्ड। नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है, बताओ। मैंने आपसे पूछा यू आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द एग्जाम, और कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि आपसे उम्मीद है कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। और ऑप्शन में दिया हुआ है आप एग्जाम क्लियर आपने कर लिया वर्किंग हार्ड, मेहनत करके। तो क्या समझ में आया डी क्यों नहीं है, डी इसको क्यों जस्टिफाई नहीं कर रहा? इसका आंसर क्या होगा, यू आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द एग्जाम, कौन सा स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई कर रहा है? यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ ईयर, आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, और आप 1 साल से बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ये तो जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो अगर बैंक से ये उम्मीदें हैं, इसका मतलब ये एक्शन अभी हुआ नहीं है। और डी में तो लिखा हुआ है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है, ये एक्शन हो गया। तो ये समझ में आया डी आंसर क्यों नहीं हुआ सभी को? इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें थोड़ा सा इजी वर्ड्स हैं तो कॉन्सेप्ट सेम है। चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी? गवर्नमेंट बैंक्स को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रही, गवर्नमेंट बैंक्स को क्या दे रही है, एक सिक्योरिटी रिसिप्ट दे रही है। पैसेज में क्या लिखा हुआ था, एक एसआर दे रही है गवर्नमेंट बैंक्स को, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, तब आपको समझ में आएगा। ये कोई बैंक है, इसने 10 करोड़ का लोन किसी इंसान को दिया था या किसी कंपनी को दिया था। उस इंसान ने क्या किया, ये लोन वापस नहीं किया, और ये बैंक का क्या बन गया, बैड लोन बन गया। अब बैंक की जो बैलेंस शीट है वो तो खराब हो गई, नेगेटिव में दिखाएगी। तो अब गवर्नमेंट बीच में आई, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला ये 10 करोड़ जो तुमने उसको दिए थे ये मुझे दे दो, मतलब ये बैड लोन मेरा हो गया आज से, और इसके बदले इस बैंक को एक सिक्योरिटी रिसिप्ट दे दी। क्या दे दी, एक एसआर दे दिया। और पेमेंट के लिए अब बैंक ने 10 करोड़ का बैड लोन गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया, गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी रिसिप्ट दे दी, और इस पेमेंट के लिए क्या ले लिया, बीच में टाइम ले लिया। अब ये बैड लोन सरकार ने किसको दिया, बैड बैंक को दे दिया, कि ये लो लो तुम, ये बैड लोन मैंने इस बैंक से लिया है, अब ये बैड लोन तुम्हारे पास आ गया। सबसे पहले तो इस लोन को किस वैल्यू पर लिया गया, 80 से 90% का हेयर कट लगाया गया। हेयर कट लिखा था ना, कहाँ लिखा हुआ था, हाँ 80 to 90% हेयर कट लगाया गया, मतलब सिर्फ 10% वैल्यू पे ले लिया। तो ये 10 करोड़ है तो 1 करोड़ रुपए पे ले लिया, और 1 करोड़ भी रुपया अभी दिया नहीं है बैंक को, उसकी एक सिक्योरिटी रिसिप्ट दी है। अब जैसे जैसे इस बैड लोन की रिकवरी होगी वैसे वैसे वो अमाउंट इस बैंक को दिया जाए। पहले बताओ प्रोसेस समझ में आया सभी को कि सरकार ने क्या प्रोसेस फॉलो किया? चलो अब मुझे आंसर बता दो। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स पेयर का मनी खर्च कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट जो है इररिकवरेबल लोन्स ले रही है बैंक की बुक से, और उनको बायर्स को बेच रही है क्या? नहीं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को नहीं बेच रही, वो तो एक बैड बैंक बना रही है, उस बैड बैंक को दे रही है। ये भी गलत हो गया।
गवर्नमेंट बैलेंस पे कर रही है इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट पेड पे। इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं, हम तो अभी नॉर्मल वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट विल गिव बैक स्टॉप, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक रोल प्ले कर रही है गैप को पे करने के लिए बिटवीन द रियलाइज्ड वैल्यू, कितना वो लोन आ चुका है, और फेस वैल्यू ऑफ रिसिप्ट, और कितनी उस जो रिसिप्ट की फेस वैल्यू है उसके बीच में गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज, कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? मैम बैकस्टॉप क्या होता है? बैकस्टॉप एक तरीके से क्या होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। मतलब डायरेक्ट सोर्स नहीं है पैसे का, एक सेकेंडरी, एक एडिशनल एक सोर्स बना दिया पैसे का, उसको बोलते हैं बैकस्टॉप। तो सरकार जो है यहाँ पे एक बैकस्टॉप का रोल प्ले कर रही है। बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है वो तो हो रहा है उस बैंक के बीच में और एक बैड बैंक के बीच में, लेकिन सरकार इसमें क्या है, बैकस्टॉप है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट। अच्छा, क्या मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी कर सकती थी? चलो मैं मान लेती हूँ मुझे नहीं समझ में आया डी ऑप्शन का क्या आंसर, डी ऑप्शन था या नहीं, लेकिन क्या ये बात समझ में आ रही थी, सरकार जो है बैंक्स में तो पैसा नहीं डाल रही, बैंक्स को तो रिकैपिटलाइज नहीं किया जा रहा, सरकार ना ही लोन्स को बेच रही किसी के ऊपर, ना ही कोई बायर है, ना ही कोई हमने इंटरेस्ट की बात करी। तो इसका मतलब क्या है, ए बी और सी तो तीनों ही एलिमिनेट हो गए थे। ए बी और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, ए बी और सी तो बिल्कुल ही गलत लिखे हुए थे। ना ही सरकार ने डायरेक्टली पैसा दिया बैंक को, ना ही सरकार ने बैंक का लोन किसी बायर को बेचा, और ना ही कोई इंटरेस्ट की बात हुई। तो हमारे पास एक डी ऑप्शन बचा था और एक ई था। अब डी को पढ़ लिया हमने फिर। तो सरकार क्या कर रही है, बैकस्टॉप दे रही है, एक सेकेंडरी सोर्स बन रही है जिसमें गैप को पे करेगी सरकार, जो रियलाइज्ड वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है। मतलब मान लो 10 करोड़ का बैड लोन था, तो ये क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई। रियलाइज्ड वैल्यू क्या हुई, कितना रिकवर करके पैसा आया, वो क्या हो गई, रियलाइज्ड वैल्यू हो गई। तो 10 करोड़ का लोन था, लेकिन रिकवरी सिर्फ 2 करोड़ की ही हुई। तो जो गैप हुआ 10 करोड़ और 2 करोड़ के बीच का, 8 करोड़, उस गैप को कौन दे रही है, उस गैप को सरकार दे रही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। मैम ऐसा कहीं मेंशन नहीं है पैसिव, एक बच्चे का डाउट है मैम, मेंशन नहीं है। देखो पैसिव हमने पढ़ा था ना, तो कहा था कि सरकार क्या करेगी, जो शॉर्टफॉल होगा ना उस शॉर्टफॉल को पूरा करेगी। गवर्नमेंट ने ऑफर किया है कि कोई भी शॉर्टफॉल होगा रिसिप्ट के बीच में और एक्चुअल रिकवरी के बीच में, इस अमाउंट तक का उसको सरकार पूरा करेगी, ये मेंशन है। क्लियर? जिस बच्चे का डाउट था। चलो नेक्स्ट। मैम अभी तक जैसे पैसेज करवा रही थी मैं वही कर रहा हूँ, फाइनेंस बेस्ड पैसेज में मजा नहीं आता बेटा, करने तो सारे पढ़ेंगे ना, एग्जाम में जो जो आता है वो सब करवाना है मुझे, तो जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ मोटिवेशनल पैसेजेस ही होंगे, फाइनेंस बेस्ड पैसेजेस भी करेंगे। कौन सी बात ट्रू है न्यू बैड बैंक को लेके? द होल आइडिया, पूरा का पूरा आइडिया क्या है, पूरा का पूरा आइडिया है कि भाई कैपिटल ग्रोथ अच्छे से हो, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग बने। बिल्कुल सही बात है। जो बर्जियनिंग मीन्स बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, जो बढ़ता हुआ इशू है बैड लोन्स का उसको टैकल किया जाए। बिल्कुल सही बात है। रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रांग बेटा। जो ग्रोइंग प्रॉब्लम है बैड डेट्स की उसको बैंकिंग सेक्टर को दे दिया जाए। सी वाले बच्चे महापापी अवार्ड देना चाहूंगी मैं। पता है सी वाले बच्चे क्या कह रहे हैं कि बैड डेट की जो प्रॉब्लम है, जो बैड लोन की प्रॉब्लम है उसको माउंट कर दिया जाए। माउंट का मीनिंग होता है उसकी चढ़ाई कर दी जाए, उसको बढ़ा दिया जाए बैंकिंग सेक्टर। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को और चढ़ा दो बैंकिंग सेक्टर पे। महापापी अवार्ड।
तो आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के दोनों आंसर्स हैं। चलो नेक्स्ट, ये हमने कर ही लिया, ये भी हमने कर लिया। क्या क्या स्कोर्स आए सभी के। अब मुझे आप लोगों को ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आप लोग कहते हो ना यस मॉक का लेवल मैम बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं होते क्वेश्चंस। ये जो हमने पैसेज किया है ये यस मॉक का ही मेंस का क्वेश्चन था। और बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। चलो नेक्स्ट पैसेज पर आते हैं। आज हम सारे यस मॉक के ही मेंस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे फिनेंस बेस्ड आरसीज। लॉन्ग आरसी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलो हेल्थ सर्विसेज इश्यूज, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। नेक्स्ट, सॉल्यूशंस improve facilities and health services। नॉट ट्रू है, कोई कीवर्ड नहीं है। 2014 इंडियन गवर्नमेंट स्टडी हेल्थ केयर पे। रोबस्ट वर्ड का सिनोनिम बताना है, बता दो डायरेक्टली, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई चीज रोबस्ट होती है कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। आज एडिटोरियल में भी पढ़ा था रोबस्ट का मीनिंग स्ट्रांग, तो डायरेक्टली बता दो, इजी है। स्टर्डी, स्टर्डी का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रांग। रोबस्ट, आंसर क्या हो गया, सी। फ्लैबी, बहुत सारे लोगों के ना फ्लैबी आर्म्स होते हैं, देखा है, ऐसे 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 आर्म्स होते हैं। तो फ्लैबी का मतलब क्या होता है, फ्लैबी चबी मीन्स सॉफ्ट, लूज। अगला है फ्रेजाइल, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, फ्रेजाइल होता है, बहुत से लोग कहते हैं, मीन्स वीक, कमजोर। पार्टरी, इत्तू सा, मैंने उससे शक्कर मांगी अपने पड़ोसी से और उसने मुझे क्या दिया, पार्टरी अमाउंट दिया शक्कर का, 4 चीनी के दाने दे दिए, ये लो चीनी। तो पार्टरी मीन्स बहुत ही कम, वेरी लेस। इनडेसिसिव, नाम से समझ में आ रहा है आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, इनडेसिसिव हो रहा है, तो उसका तो मीनिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आंसर इज व्हाट, सी। चलो नेक्स्ट, क्यूरेटिव का ऑपोजिट बताना है। चलो क्यूरेटिव, सी यू आ गया, CURA, इसका मतलब कुछ ना कुछ लग रहा है क्योर से लिंक्ड होगा, कहीं ना कहीं किसी चीज को ठीक करने की बात हो रही होगी, क्योर की बात हो रही होगी, रेमेडी की बात हो रही होगी। चलो आंसर बता दो फिर। सेल्यूटरी, इसको टोन से भी कर सकते हैं, क्यूरेटिव की टोन कैसी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। अच्छा, अभी जो मैं आप लोगों को वोकैबलरी शॉर्ट्स दे रही हूँ यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मैंने आपको सैल्यूटरी का वर्ड याद करवाया था, मीनिंग याद करवाया था सल्लू भाई से। सल्लू भाई रोज ब्रश करते हैं, सल्लू भाई कैसे हैं, या सलमान भाई कैसे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो सैल्यूटरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हाँ, इट मीन्स बहुत ही बढ़िया, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए क्या हो। नहीं, वो सेल्यूब्रियस था, जो आप लोग कह रहे हो ना हेल्दी, वो भी सेल्यू से ही था, लेकिन वो सेल्यूब्रियस था। इसका मीनिंग क्या होता है, हेल्दी। तो दोनों में ही सल्लू भाई आ रहे हैं, दोनों की ही टोन कैसी होगी, दोनों की ही टोन आपकी पॉजिटिव होगी। चलो अगला वर्ड,
आंसर बताएंगे। रेमेडियल, रेमेडियल तो सिनोनिम लग रहा है ना, पॉजिटिव टोन का है। रेमेडी, रेमेडी क्या होती है? रेमेडी होती है किसी भी चीज का क्योर, किसी भी चीज का सोल्यूशन इज व्हाट? रेमेडी। तो इसका रेमेडियल क्या हो गया? सिनोनिम लग रहा है ये तो। कोई चीज जो क्या कर दे? क्योर कर दे, चीजों को ठीक कर दे। इनमिकल, अभी आज हमने सुबह एडिटोरियल में एक वर्ड पढ़ा था, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। तो उसके हमने क्या पढ़े थे? वर्ड्स पढ़े थे। एक वर्ड हमने पढ़ा था उसका, क्या पढ़ा था आज? हानिकारक के वर्ड्स पढ़े थे, आप लोग बता दो मुझे क्या क्या वर्ड्स पढ़े थे हमने। हाँ, डेट्रीमेंटल पढ़ा था हमने एक वर्ड। एक और वर्ड पढ़ा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। डेट्रीमेंटल तो हमने सिनोनिम में पढ़ा था। एक वर्ड हमने और पढ़ा था, डेट्रीमेंटल तो हमने सिनोनिम में पढ़ा था, डेलेटेरियस, राइट। नोक्शियस पढ़ा था। तो ये सारे वर्ड्स किसके सिनोनिम है? ये सारे के सारे वर्ड्स इनमिकल के सिनोनिम्स हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है? इन सब का मीनिंग होता है कोई चीज जो कैसी है? खराब है। अगला वर्ड है वल्नररी। इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा, इसके जैसा वर्ड लगता है वल्नरेबल, वल्नरेबल, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये जो वल्नरेबल होता है वो कमजोर इंसान के लिए यूज करते हैं। कोई इंसान वीक होता है, कोई इंसान ससेप्टेबल होता है, कोई इंसान प्रोन होता है, फीबल होता है, फ्रेल होता है, फ्रेजाइल होता है। तो वल्नरेबल का तो मीनिंग ये है, लेकिन वल्नरेरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जिससे आप ठीक करते हो चीजों को, मतलब ये भी सिनोनिम है क्यूरेटिव का। ये भी क्या है? क्यूरेटिव का सिनोनिम है, जिससे आप ठीक करते हो चीजों। इनविगरेटिंग, इसमें रूट वर्ड आ गया विगर। विगर का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी। तो कोई चीज इनविगरेटिंग हो मतलब आपको एनर्जी से भर दे, तो क्या हो गया? एनर्जाइजिंग। अब इसको टोन से ही कर लो इस क्वेश्चन को और आंसर बता दो। इस वर्ड की टोन पॉजिटिव है, तो जो इसका एंटोनिम होगा उसकी टोन नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव तो सिर्फ एक ही वर्ड की टोन है, दैट इज सी। तो आंसर इज सी। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? आई होप नहीं है। आगे बढ़े। चलो, अब आ जाते हैं पैसेज पे। बहुत बड़ा पैसेज है तो स्किमिंग करेंगे। 1 मिनट आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्किम इट एंड टेल मी द मेन आइडिया। अच्छा, ये जो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ ना, हमारा टारगेट ये 1 मिनट नहीं है, हमारा टारगेट 40 सेकेंड है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप 40 सेकेंड में स्किमिंग कंप्लीट कर लो। लास्ट 15 सेकेंड्स फॉर ऑल। चलिए, टाइम इज अप। देखते हैं आपका मेन आइडिया और हमारा मेन आइडिया मैच किया नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने हेल्थ केयर को जिम्मेदारी बना दी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। हर स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि वो न्यूट्रिशन को अच्छा करे, लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा करे, हेल्थ को अच्छी करे। इस पॉलिसी को 1983 में लाया गया था, फिर ये अपडेट हुई। 4 अपडेट्स आए, कह रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कम हो, हेल्थ केयर स्ट्रांग हो जाए, हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो जाए, इकोनॉमी ग्रो भी करे, फिजिकल कैपेसिटी भी बढ़ जाए। इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अमेरिका में 17% जीडीपी हेल्थ केयर में जाता है और फिर भी 77% लोगों को बीमारी है। तो बेसिकली मेन आइडिया यही था कि हेल्थ केयर पे काम किया जाए। हेल्थ केयर एक स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके ऊपर अब हमें वर्क करने की ज़रूरत है। दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया?
सिर्फ एक लाइन का मेन आइडिया था, हेल्थ केयर के ऊपर काम करना चाहिए इंडिया। और कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, 1 minute स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 15 seconds। टाइम अप। चलिए देखते हैं। तो हमें सिर्फ हेल्थ केयर पे खर्चा नहीं बढ़ाना है। इंडिया यंग नेशन है, 60% पॉपुलेशन 40 साल से कम है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे रिजल्ट आए। अब हमें सिर्फ हमारा स्लोगन फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर से फूड क्लोथिंग एंड हेल्थ केयर करना है। WHO के हिसाब से हमारे इतने लोगों को आर्थराइटिस है, इतने लोगों को ये बीमारी है। एक लॉन्च किया था प्रोग्राम, जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था, इसको आयुष्मान भारत बोला गया। जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इतना है, इसमें से सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 1% है। ये एक्सपेंडिचर इतना है, डेटा दिया हुआ है, डेटा को हम स्किम नहीं करते। 25% लोगों के पास मेडिकल केयर का एक्सेस नहीं है। पब्लिक हेल्थ केयर फ्री है या पेड है उन लोगों के लिए जो पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो मेन आइडिया यही है कि भाई हमें अब हेल्थ केयर पे फोकस करना है। फिर से सरकार बहुत कम खर्च करती है हेल्थ केयर पे, और एक आयुष्मान भारत था, वो अब तक का सबसे बड़ा हेल्थ केयर इंश्योरेंस है। बस इतना ही मेन आइडिया था और कुछ भी नहीं था। तो आयुष्मान भारत के बारे में बात की गई, सरकार के खर्चे की बात की गई कि कितना खर्चा हो रहा है हेल्थ केयर पे, और अब हमें हेल्थ केयर पे फोकस करना है। फूड क्लोथिंग एंड हेल्थ केयर होना चाहिए। कितने लोगों का मैच किया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 15 seconds। चलिए टाइम इज अप। इतना सारा ये है डेटा है, हम स्किम नहीं करते। ये जो है पब्लिक हेल्थ केयर को कम यूज करते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिनका लोएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। विमेन जो है और जो एल्डरली हैं वो पब्लिक सर्विसेज यूज करते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पहले बनाया गया था जिससे कि लोगों को हेल्थ केयर दिया जाए। इस सर्वे के हिसाब से प्राइवेट मेडिकल सेक्टर ही सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं शहरों में, और 63% लोग यूज़ करते हैं गाँव में। स्टडी हुई यहाँ पे हुई, इतने लोगों की हुई, सर्विसेज को लेके हुई। हेल्थ केयर क्वालिटी में देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 25% लोगों के पास तो कोई ना कोई इंश्योरेंस था 2010 में। तो बेसिकली फिर से डेटा दिया हुआ है। बेसिकली ये बताया गया कि जो विमेन होती हैं और जो एल्डरली लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, वही हैं जो पब्लिक हेल्थ केयर को यूज़ करते हैं। अदरवाइज जनरली सब लोग प्राइवेट हेल्थ केयर में ही जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं। 70% लोग शहरों के और 63% लोग गाँव के प्राइवेट हेल्थ केयर में ही जाते हैं। तो मेन आइडिया सिर्फ इतना ही था कि पब्लिक हेल्थ केयर बहुत कम यूज़ होता है, सरकारी हॉस्पिटल बहुत कम यूज़ होते हैं, और उनको भी गरीब लोग या विमेन या एल्डरली यूज़ करते हैं ज़्यादातर। 70% और 63% तो प्राइवेट हेल्थ केयर को ही यूज़ करते हैं। दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मैच किया? चलो
नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इससे ना स्किमिंग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी सभी की। चलिए, टाइम इज अप। ज़्यादा ही हो गया 10 सेकेंड। चलो, एक स्टडी ने बताया कि ये ओवर एस्टिमेट है। 17 लोगों के पास इंश्योरेंस है, 17% लोगों के पास। प्राइवेट हेल्थ केयर जो होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें क्वालिटी तो अच्छी मिलती है बट पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और कोई भी नहीं है जो चेक करे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। राजस्थान में इतने सारे प्रैक्टिशनर्स के पास मेडिकल डिग्री ही नहीं थी, 20 ने तो सेकेंडरी एजुकेशन तक कंप्लीट नहीं की हुई थी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। गाँव के लोगों को निग्लेक्ट किया जाता है। शहरों में ही जनरली बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं। हॉस्पिटल्स हैं गाँव में, लेकिन फिर भी अर्बन की तरफ, शहरों की तरफ बायस है, तो शहरों में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इतने सारे हॉस्पिटल बेड्स जो गाँव में हैं, जबकि सिर्फ जहाँ पे 75% पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, बट नंबर ऑफ बेड्स है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बहुत कम है। हेल्थ सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेड मॉडल्स पे भी है, इसका कोई भी रूट कल्चर या ट्रेडिशन में नहीं है। ज़्यादातर सर्विस है, ओवरऑल हेल्थ केयर नहीं दिया जाता है। इस पॉलिसी के हिसाब से सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ना के बराबर है। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने यही बोला, ऑथर ने इस पूरे पैसेज में हमको प्रॉब्लम्स बताई, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो पहली प्रॉब्लम क्या बताई ऑथर ने? कि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या बताई? कि प्राइवेट हॉस्पिटल शहरों में ज़्यादा है, गाँव में बहुत कम है। तीसरी प्रॉब्लम क्या बताई? कि प्राइवेट हॉस्पिटल से वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, उनका कोई भी लेना देना कल्चर से या ट्रेडिशन से नहीं होता है, वो वेस्टर्न मॉडल पे काम करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम ये बताई कि कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए कोई चेक करने वाला नहीं है। राजस्थान में इतने सारे डॉक्टर्स थे जिनके पास कोई मेडिकल डिग्री तक नहीं थी। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं हेल्थ केयर में, और स्पेशली प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑथर ने बताई। और गवर्नमेंट हेल्थ केयर के बारे में तो ऑथर ने बोला कि सरकार खर्च ही नहीं करती हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा, सिर्फ 0.9% खर्च करती है जीडीपी का। कितने लोगों का मैच किया? चलो, नेक्स्ट पैसेज फॉर स्किमिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, टाइम इज अप। आज तो स्किमिंग बहुत अच्छे से सीख जाओगे। देखते हैं मेन आइडिया मैच किया नहीं क्या। ये बहुत कम है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना है, जबकि चाइना में इतना है, श्रीलंका में इतना है, यूएसए में इतना है। तो बेसिकली बाकी कंट्री से कंपेयर किया गया, इंडिया में कितना हो रहा है। ये मेन कॉज है कि हमारे यहाँ हेल्थ स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से नहीं बढ़ रही है। हमारे यहाँ जो हिली और रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स उतने नहीं हैं, जबकि शहरों में हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं। जो गरीब लोग हैं वो बहुत दूर हैं हेल्थ सर्विस से। इंडिया में डॉक्टर्स भी उतने नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
1999 2000 में इतने ही डॉक्टर्स थे, जबकि यूएसए में वो 225 और चाइना में 20 है, मतलब बहुत ज़्यादा है जितने इंडिया में है। मेडिकल रिसर्च को दवाइयों पे वैक्सीन पे फोकस होना होता है, जिसको निगलेक्ट करती हैं ये सारी की सारी कंपनीज, क्योंकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी इतना नहीं होता है। इंडिया में एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो बेसिकली फिर से मेन आइडिया क्या था कि एक तो इंडिया खर्चा बहुत कम कर रही है हेल्थ केयर पे, बाकी कंट्रीज बहुत ज़्यादा कर रही हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स शहरों में हैं, बट जो गांव हैं या जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि बाकी कंट्रीज में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है। चौथी प्रॉब्लम, जो दवाइयाँ होती हैं, जो वैक्सीन होती हैं, उन सब चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, जो फोकस नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं होती है। पांचवी प्रॉब्लम, कि इंडिया में जो एलोपैथिक दवाई मिलती है वो बहुत महंगी मिलती है। तो फिर से ऑथर सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं इंडिया में हेल्थ केयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज अप। देखते हैं कितने लोगों का मेन आइडिया फिर से मैच किया। अगर आपका मेन आइडिया मैच कर गया, मतलब आपको स्किमिंग आ चुकी है। दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, क्या सोल्यूशन है? प्रायोरिटी देनी चाहिए हेल्थ केयर को, मैनेजमेंट करना चाहिए प्रॉब्लम्स का, अच्छी क्वालिटी करनी चाहिए, डिलीवरी अच्छी करनी चाहिए, सब लोगों को वैक्सीन दो। इससे क्या होगा, डेथ्स कम हो जाएंगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। इंडिया को सबको मिलजुल के काम करना होगा, सबके लिए एक्सेसिबल बनाना होगा, अफोर्डेबल बनाना होगा, एक फ्रेमवर्क बनाना होगा क्वालिटी के लिए। ये समझना होगा कि हेल्थ केयर की रीच को बढ़ाना है, सरकार को नए नए तरीके निकालने होंगे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को भी बीच में ला सके। तो मेन आइडिया था, ऑथर ने सोल्यूशन बताया। सोल्यूशन में ऑथर ने क्या बताया, सबको वैक्सीनेशन दे दो, हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बना दो, सस्ता हो जाए, एक्सेसिबल बना दो, सब तक पहुंच जाए, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना लो जिससे कि क्वालिटी की जांच हो सके और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में ले। तो ये सारे सजेशंस दिए ऑथर ने। समझ आया पूरा पैसेज सभी को? स्किमिंग समझ में आई, कैसे करते हैं, कैसे मेन आइडिया निकालते हैं। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, क्या क्या इश्यूज हैं? इंडिया के हेल्थ सर्विसेज को लेके क्या क्या इश्यूज हैं, आंसर बताएंगे। इनएडिक्वेट आउटले, बजट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम पैसा लगाया जा रहा है। डॉक्टर्स की कमी है, हेल्थ सर्विस बहुत महंगी है, गांव के लोगों को निग्लेक्ट किया जा रहा है। सारे ही आंसर्स हैं, आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप हमेशा सेंटेंसेस में कीवर्ड्स मार्क करो। 25%, 7%, 17.3%। अब क्या करना है, इस डेटा को पैसेज में ढूंढो और आंसर बताओ। 25% के पास इंश्योरेंस था 2010 में, 2010 को भी मार्क कर सकते हो। चलो पहले बताओ फर्स्ट ट्रू है या नहीं। 2010 मिल गया, 25% मिल गया। पढ़ो इस लाइन को, कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखो। चलो ट्रू है। डायबिटीज से कितने लोग हैं, डायबिटीज के बारे में दिया हुआ था क्या कुछ, कि इतने लोग डायबिटीज? डायबिटीज तो हमने कहीं स्किम किया ही नहीं था, है ना।
डायबिटीज को लेके तो कुछ भी नहीं मिला था हमको, कहीं पे भी नहीं मिला था कितने लोगों को डायबिटीज होती है। आर्थराइटिस के बारे में बात हुई थी। चलो, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है 17.3 है, 17.3 को ढूंढो। 11। पब्लिक एक्सपेंडिचर 17.3 है, मिल गया। आंसर क्या हो गया? 1 एंड 3rd, फर्स्ट और थर्ड दोनों का दोनों आंसर्स हैं। चलो नेक्स्ट, ऑथर ने सॉल्यूशंस क्या दिए? सॉल्यूशंस कहाँ पे दिए थे? लास्ट पैसेज में दिए थे, तो आपको बताना है ऑथर ने क्या क्या सॉल्यूशन दिए। इंडिया को खर्चा ज्यादा करने की जरूरत है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये दिया है सोल्यूशन, देख लेते हैं। टॉप प्रायोरिटी दो हेल्थ केयर सर्विसेज को, क्वालिटी अच्छी करो, सबको वैक्सीन दो, कॉस्ट को कम करो, सब लोग मिलजुल के काम करो, अफोर्डेबल करो, एक्सेसिबल करो, एक फ्रेमवर्क बनाओ, नए नए इनोवेटिव तरीके लाओ। कहीं नहीं मेंशन ये तो कि जीडीपी का जितना परसेंटेज है उसको बढ़ा दो। शुरुआत में दिया हुआ है मैम, चलो देख लेते हैं जो बच्चे कह रहे हैं शुरुआत में दिया हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चों ने ना अपनी भावना लगा दी। कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि पैसेज में ये मेंशन था कि इतना परसेंटेज कर रही है सरकार बस, तो हमने ये मान लिया कि ऑथर ने जब डेटा दिया है कि सरकार सिर्फ इतना कर रही है, तो इसका मतलब है ऑथर के मन के अंदर ये बात होगी कि सरकार को बढ़ाना चाहिए। बच्चों ने अपनी भावना लगा दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पता क्या किया? जो बच्चे फर्स्ट वाले को आंसर मार्क कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि आपके सिर्फ 10 नंबर आए एग्जाम में, यू हैव स्कोर्ड ओनली 10 मार्क्स। मैंने ये पैसेज में ये स्टेटमेंट लिखा था और क्वेश्चन पूछा कि मैंने आपको क्या क्या सजेस्ट किया है, तो आपने क्या बोला? निमिषा मैम ने सजेस्ट किया है कि 10 नंबर से ज्यादा नंबर आने चाहिए। तो आपने पैसेज को पढ़ा कि निमिषा मैम ने बोला कि 10 नंबर ही आए हैं और ओनली वर्ड लगाया है जो कि कम है, अपनी भावना लगाई कि इसका मतलब है मैडम नाखुश हैं उस चीज़ से, तो इसका मतलब है मैडम ये सजेस्ट कर रही हैं कि 10 नंबर से ज़्यादा आने चाहिए। ये कोई इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन नहीं था, ये कोई भावना का क्वेश्चन नहीं था। ऑथर ने सिर्फ डेटा दिया था, ऑथर ने कहीं ये नहीं बोला कि ज़्यादा होना चाहिए। मेन फोकस प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज पे होना चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स का अर्ली मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ केयर अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनका बर्डन कम हो जाएगा, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हाई है। बिल्कुल सही बात है, सरकार को नए और इनोवेटिव तरीके लाने चाहिए, ये भी मैंशनड है। तो ये दोनों की दोनों बातें मैंशनड है कि प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अर्ली मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स करो, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रायोरिटी दो, इससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट कम हो जाए बाकी चीज़ों के ऊपर, सब लोग मिलजुल के काम करो, और गवर्नमेंट को नए नए तरीके लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फिर से डेटा वाला क्वेश्चन आ गया। Which of the following is not true to the context of the passage? 3.89 कीवर्ड मार्क किया, 17% कीवर्ड मार्क किया, 1987 कीवर्ड मार्क किया, 2009 और 5.9% कीवर्ड मार्क किया, 70% कीवर्ड मार्क किया। चलो सबसे पहले 3.89% को ढूंढते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है 2015 में वो 3.89 हुआ है, ट्रू है फॉल्स है? देखो 3.89 कहाँ मिल रहा है? मुझे तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा 3.89। मिल गया। टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ हेल्थ केयर में 2015 में वो 3.89% था, ट्रू हो गया। स्ट्रैटेजी सीखो,
मैं बिल्कुल आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ जैसे मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ एज अ स्टूडेंट। चलो 17% देखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है अमेरिका में वो 17% होता है। अमेरिका में 17% होता है, चलो देखते हैं 17% कहाँ मिला। 17% कीवर्ड कहीं मिल रहा है? 17.3 है, 17 तो नहीं है। ये रहा। यहाँ पे तो इंडिया को लेके बात हो रही है, अमेरिका को लेके तो बात नहीं हो रही। 17% और कहीं तो नहीं दिख रहा। 18% है ये भी, 25% है। अमेरिका की बात तो यहाँ पे कहीं हो भी नहीं रही। हाँ, वी हैव द केस ऑफ अमेरिका, यहाँ मिल गया। 17% ऑफ द जीडीपी गोज ऑन हेल्थ केयर, मिल गया 17%। अमेरिका में 17% जीडीपी हेल्थ केयर में जाता है। ट्रू हो गया। चलो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को 1987 में लॉन्च किया गया था। 1987 ढूंढेंगे अब। 1983 था। मिल गया फॉल्स। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर इज व्हाट, सी। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट। इंडियन गवर्नमेंट की स्टडी ऑन हेल्थ केयर सेक्टर को लेके कौन सी बातें सच दे रखी है? चलो, 40% और 20% के पास एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, ये तो हमने पढ़ा था, है ना। डेटा वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होंगे। 40% और 20% के पास डिग्री नहीं है, एजुकेशन नहीं है। ट्रू है। 17% इंडिया की पॉपुलेशन इंश्योर्ड थी, ये भी हमने पढ़ा था। इंश्योरेंस कितने का था? 17% इंश्योर्ड थी, ये भी ट्रू हो गया। 25% जो लोग थे मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा की तो कोई बात ही नहीं हुई, हमने पूरा पैसेज स्किम कर लिया था। प्राइवेट हेल्थ केयर फ्री होता है? प्राइवेट हेल्थ केयर तो फ्री नहीं होता भाई। आंसर इस कौन कौन सा ट्रू है, फर्स्ट एंड सेकंड। हुई थी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की बात। चलो देख लेते हैं, आप लोग कह रहे हो मध्य प्रदेश और उड़ीसा की बात हुई थी। मुझे क्यों नहीं मिल रही? फर्स्ट पेज पे हुई थी मैं। हम्म। Nearly 25% of the people in Madhya Pradesh and Odisha could not access medical care for locational reasons. 25% लोग जो है मेडिकल केयर को एक्सेस नहीं कर पाए लोकेशनल रीजंस के लिए। About 25% of the people in Madhya Pradesh and Odisha could not access medical care due to locational reasons, तो ये भी ट्रू हो गया। अच्छा। बट ये, हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? 2014 की स्टडी के हिसाब से बताना है। हाँ, नहीं, ऑल एक्सेप्ट फोर नहीं, फंसाने वाला क्वेश्चन था। 2014 की स्टडी के हिसाब से बताना है। 2014 की स्टडी तो कहाँ पे हुई है? यहाँ पे हुई है।
तो इसके हिसाब से तो 2 ही बातें थी, एक ये वाली बात और एक ये वाली बात। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज दैट यू हैव टू टेल इट with respect to 2014 इंडियन गवर्नमेंट स्टडी। तो इसलिए वो आंसर नहीं हुआ। तो आंसर इज व्हाट? फर्स्ट एंड सेकंड। कोई परेशानी? चलो ये हमने कर ही लिया, ये भी हमने कर लिया। मजा आया आज के सेशन में? एक क्वेश्चन और करवाना था मुझे आप लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जो हम आज नहीं कर पाए हैं। कोई नहीं, इसको हम कल की मिक्स्ड क्वेश्चंस वाली क्लास में करेंगे। तो वी विल डू दिस क्वेश्चन टुमारो। और कल क्योंकि फ्राइडे है तो कल हम बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चन साथ में करेंगे। मजा आया सभी को आज के सेशन में? एंजॉय किया सेशन? स्किमिंग आई करनी कैसे करते हैं? देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक बात बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि जब तक हर लाइन का मतलब ना समझ में आए ना, जब तक हर वर्ड का मीनिंग ना समझ में आए, तब तक इसका मतलब है कि हमको कुछ समझ नहीं आया। इस तरह की हमारी वायरिंग हो रखी है ब्रेन में कि जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो बचपन से हमें रीडिंग सिखाई गई है, और रीडिंग में हम हर लाइन का मीनिंग पढ़ते हैं, हर वर्ड का मीनिंग पढ़ते हैं, तभी हम बोलते हैं कि हमको समझ में आ गया। तो थोड़ी सी उस वायरिंग को चेंज करने की जरूरत है स्किमिंग के लिए। स्किमिंग का मतलब ही यही है कि ओवरऑल मीनिंग समझ में आए, बस। फॉर एग्जाम्पल जो आज हमने पैसेज 1 किया, उसका ओवरऑल मीनिंग था कि सरकार ने एक बैड बैंक बनाया, किस चीज के लिए? बाकी बैंक्स के बैड लोन्स को लेने के लिए, जिससे कि बाकी बैंक्स फ्री हो जाएं बैड लोन से। ये था मेन आइडिया फर्स्ट पैसेज का। दूसरे पैसेज का मेन आइडिया था कि हमारी सरकार हेल्थ केयर पे बहुत कम खर्च करती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर में, उन सारी प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना होगा, और ऑथर ने लास्ट में सोल्यूशन बताया। दिस वाज द मेन आइडिया ऑफ सेकेंड पैसेज। ये स्किमिंग करके हमको समझना था। अदरवाइज अगर आप रीडिंग करने बैठोगे तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप 1 घंटे में पढ़ पाओगे। क्या एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम मिलेगा? आपको स्किमिंग क्यों एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आपको स्किमिंग आए, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन क्या है कि आपको बड़े बड़े बहुत बार ना डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, आपको बहुत बार बड़े बड़े मेल्स दिए जाते हैं, आपको बहुत सारे बड़े बड़े सर्क्यूलर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको स्किम करनी पड़ती है, जिनको अगर आप रीडिंग करोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आपके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होता है। तो स्किमिंग एक ऐसी कला है जो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही हेल्प नहीं करेगी, आपकी लाइफ में भी बहुत बार हेल्प करेगी। बहुत बार कुछ कुछ बच्चों का मेल मेरे पास आता है कि मैम कभी, अब तो स्किमिंग की इतनी आदत हो गई है कि कभी कभी तो हम नॉवल पढ़ रहे होते हैं उसको भी स्किम कर जाते हैं, कभी कभी हम रीजनिंग में पजल के क्वेश्चन को भी स्किम कर जाते हैं कि इसमें ये अब आया, ये अब आया, ये अब आया, ये अब आया, और उसको ऐसा कैसा बना देते हैं। तो इस कला को तो सीखना पड़ेगा। हम पजल को तो करते हैं स्किम, नहीं गड़बड़ नहीं है ये चीज़ गड़बड़ नहीं है। आप फाइंड करोगे स्किमिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एज कंपेयर टू रीडिंग। जब भी आपको टाइम सेव करना होता है ना, आप स्किम करते हो, टाइम बहुत है, कोई कमी नहीं है, ऊपर कोई टाइमर नहीं चल रहा, तो रीड करते हैं। न्यूज़पेपर में क्या करें, एक आर्टिकल रीड करो, एक आर्टिकल स्किम करो, सीखने तो दोनों चीज़ें हैं। चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप मजा आया होगा सभी को सेशन में, सभी ने एंजॉय किया होगा आज का सेशन।